हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा जो बिज़नेस स्टडीज़ का यूनिट 1 है उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट पार्ट के अंदर हमने मैनेजमेंट को आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन से कंपेयर करा था और उधर हमने इस टॉपिक को ड्रॉप कर दिया था। तो आज हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एज आई टोल्ड यू देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक होता है टॉप लेवल, देन मिडल लेवल एंड देन लोअर लेवल। तो अब हम देखते हैं कि आगे इन लेवल्स के बारे में क्या क्या डिटेल में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मैनेजरियल मेंबर्स और दूसरे होते हैं नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। मैनेजरियल मेंबर्स के अंदर आते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमारी हाई लेवल की मैनेजमेंट होती है। जो टॉप मैनेजमेंट के अंदर लोग आते हैं वो नॉर्मली सारे के सारे मैनेजरियल मेंबर्स के अंदर आते हैं। और उसके बाद सेकंड हमारे पास होता है हमारा नॉन मैनेजरियल मेंबर के अंदर आते हैं एम्प्लॉयज़, जो कि एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहे होते हैं। तो मैनेजरियल के अंदर कौन आ गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड नॉन मैनेजरियल के अंदर आ गए एम्प्लॉयज़। और ऐसे ही डिवीज़न होती है, जो लेवल्स के अंदर जो डिवीज़न होती है वो होती है मैनेजरियल लेवल एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में और नॉन मैनेजरियल लेवल में। तो एक हो गया मैनेजरियल लेवल और एक हो गया नॉन मैनेजरियल लेवल। मैनेजरियल लेवल के अंदर मैनेजरियल मेंबर्स आएंगे एंड नॉन मैनेजरियल लेवल के अंदर नॉन मैनेजरियल मेंबर्स आएंगे। तो आगे हम इस टॉपिक को देखते हैं। तो इसके अंदर आता है कि मैनेजरियल मेंबर्स कौन होते हैं। मैनेजरियल मेंबर्स होंगे हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आएंगे। इसके अंदर हमारे सुपीरियर्स आएंगे, जो भी होते हैं ये सारे के सारे आएंगे, जो कि मैनेजर्स होंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारे नॉन मैनेजरियल मेंबर्स के अंदर कौन आएंगे? जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रही होंगी वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, जो कि लोअर लेवल के ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो एज वी नो कि मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं, नॉन मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं, उसके बाद मैनेजरियल लेवल होता है, नॉन मैनेजरियल लेवल होता है। उसके बाद मैनेजरियल मेंबर्स के अंदर कौन कौन आते हैं? नॉन मैनेजरियल के अंदर ये आते हैं। तो अब देखते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। नंबर्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे पहले इसमें आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और उसके बाद आता है लोअर लेवल एंड सुपीरियर मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसके अंदर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चेयरमैन्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स आ जाते हैं। मिडल लेवल के अंदर हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, डेप्यूटी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर्स आ जाते हैं। एंड लोअर लेवल के अंदर हमारे कौन आ जाते हैं? सुपीरियर्स, सुपरवाइजर्स, जो कि हमारे जो लास्ट प्लेटफॉर्म लेवल होता है, यहाँ पर जहाँ पर हमारे वर्कर्स काम करते हैं उनके ऊपर उनके जो सुपीरियर्स होते हैं, जो उनके ऊपर आई रखते हैं कि वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क इन अ करेक्ट वे और नॉट। तो दे आर टोटल 4 मेंबर्स। सबसे पहले आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारे ये आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर आती है मिडल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर्स वगैरह आते हैं। उसके बाद आती है हमारी लोअर लेवल के अंदर हमारे सुपीरियर्स आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं स्टूडेंट, सुपीरियर्स नहीं, सुपरवाइजर्स आते हैं। एंड लास्ट के अंदर हमारा जो प्लेटफॉर्म एरिया होता है उसके अंदर हमारे वर्कर्स आते हैं, जो कि नॉन मैनेजर मेंबर्स होते हैं। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ तक ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स। और ये जो मैं ये येलो कलर से शेड कर रही हूँ, दिस इज़ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड दिस इज़ द नॉन मैनेजरियल लेवल। गॉट इट? आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना? तो आगे हम देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में के बारे में क्या लिखा होता है और उनका क्या काम होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आएंगे? उसके अंदर आएंगे डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सारे उसके अंदर आते हैं। एक सिंगल पर्सन और कमिटी ऑफ पर्सन्स होते हैं। आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये सारे के सारे अलग अलग नाम से होते हैं। ये सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जो कि हाई लेवल पोस्ट के ऊपर जो जॉब कर रहे होते हैं ना, या फिर आप कह सकती हो कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, वो सारे के सारे ज़्यादातर टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं। तो आगे हम देखते हैं उनका काम क्या होता है। सबसे पहला काम उनका होता है ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी वो किस गोल को अचीव करने के लिए करेगी। फॉर एग्जांपल कि हमने जो कंपनी की सेल्स हैं वो 1000 करोड़
क्रॉस करनी है, ठीक है। उसके बाद वो पॉलिसीज़ बनाएंगी कि किस हिसाब से काम किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन किया जाएगा। जैसे सेल से रिलेटेड पॉलिसी बनाएंगी कि कैसे सेल्स को इंक्रीज़ किया जाएगा। उसके बाद वो एक्टिविटीज़ डिटरमाइन करेंगे कि जैसे परचेज क्या करेंगे, सेल्स कैसे, एडवर्टाइजमेंट कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। और फिर रिसोर्स वो सारे के सारे असेंबल करेंगी कि वो हमारे जो मैनेजर्स हैं उन्हें अपॉइंट करेंगी, रॉ मटेरियल, फिक्स एसेट्स, सारी की सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी हमारे को टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कराती है। वो कंट्रोल करेंगे वर्क परफॉर्मेंस को कि वेदर जो हमारा काम है या काम जो चल रहा है वो डिज़ायरेबल रिजल्ट देगा या नहीं देगा। और उसके बाद बजट भी यही अप्रूव करते हैं कि जो भी हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी हमारे को टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही मिलती है। तो आगे हम देखते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है। मिडल लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में लाई करती है, और ये एक लिंक होती है टॉप लेवल एंड मिडल लेवल टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर। तो इसके अंदर आते हैं डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, डेप्यूटी डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स, मतलब कि जो हमारी मशीनरीज वगैरह हैं उनके ऊपर जो उनके जो हेड्स होंगे, एंड ऑपरेशनल मैनेजर्स जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं। इसके अंदर हमारे आ जाएंगे स्टूडेंट, जैसे हमारे सेल्स में जो हमारे सेल्स मैनेजर हैं वो इसके अंदर आएंगे। हमारे जो परचेज मैनेजर है वो इस पोस्ट मिडल लेवल के अंदर आते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे मैनेजर्स हैं वो इसके अंदर लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि इनका काम क्या होएगा। तो इनका काम है इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़, की जो भी पॉलिसीज़ हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्रिएट करी हैं उन पॉलिसीज़ को अप्लाई करना, उन पॉलिसीज़ के बारे में सबको बताना। एट दिस लेवल पॉलिसीज़ framed by top level managers are interpreted like the marketing manager introduces his salesmen to the sales policy, and the company that has no cost credit sales may be made। कि क्या पॉलिसी उन्होंने बनाई है कि वेदर जो कंपनी है वो क्रेडिट पे सामान देना अलाउ करेगी या नहीं अलाउ करेगी। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट ने लिए हैं उसे मिडल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को कन्वे करेगी। उसके बाद आते हैं अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो भी हमारी जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है वही एम्प्लॉय करती है। जैसे कि जो हमारे HR डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे हमारे एम्प्लॉयज़ को जॉब प्रोवाइड करती है। तो वो सारे के सारे मिडल लेवल के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है जो ड्यूटीज़ को असाइन करना, कि कौन सा पर्सन कौन सी ड्यूटीज़, सबऑर्डिनेट्स को ड्यूटीज़ देना, बताना कि उनका क्या काम होएगा। ये सारा काम भी हमारा जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है यही करती है। आगे मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का भी जो काम है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हम जल्दी से अच्छे से अचीव करें, एफिशिएंटली काम करें, ये सारा काम भी हमारा मिडल लेवल मैनेजमेंट का होता है। कॉरपोरेशन क्रिएट करना कि अच्छे से काम हो, सारे लोग मिलजुल कर काम करें, ये काम भी मिडल लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो जो हमारी मिडल लेवल मैनेजमेंट होती है ये मैक्सिमम काम करती ही है, मतलब ये लिंक होती है स्टूडेंट्स। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है इनके बीच का मिडल लेवल मैनेजमेंट लिंक होती है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो डिसीजंस लिए हैं जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको रीच करने के लिए एट लास्ट तो लोअर लेवल मैनेजमेंट को ही काम करना होगा। तो जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताती है कि उन्होंने जो काम है सब है वो कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं लोअर लेवल और सुपीरियर लेवल मैनेजर्स के अंदर कौन कौन क्या काम होता है उनका। तो इसके अंदर आते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर, कि जैसे एक सेल्स डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड है उसके नीचे जो काम करने वाले हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे इसके अंदर क्या काम होता है इनका। सबसे पहला काम होता है ओवरसीइंग द एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स, कि जो हमारे मेन काम करने वाले लोग हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना।
इंटरेक्टिंग विद एक्चुअल वर्कफोर्स, यही होते हैं जो मेन काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं। सुपरवाइजर्स ही होते हैं जो हमारे लेबरर्स को, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, नीचे जो मशीनरी हम यूज़ कर रहे होते हैं उनके ऊपर आई रखते हैं, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को ये देखेंगे कि उन्होंने अच्छे से काम करा है या नहीं कर रहा है, इंटरेक्ट करेंगे उनके साथ, इंश्योर करेंगे क्वालिटी, मिनिमम वेस्टेज हो, मेंटेन करेंगे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अच्छे से काम किया जाए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तो अब हमने इस टॉपिक में क्या देखा कि दे आर टोटल्स 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक है टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड देन लोअर लेवल। जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में लिंक का काम करती है। यहाँ पर हमारे CEO वगैरह आते हैं, या हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, यहाँ हमारे सुपरवाइजर्स वगैरह सब आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस है? तो देयर आर टोटल 5 फंक्शंस। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, third is staffing, then it's come to directing, and last function is controlling, and after controlling we start again doing planning. Okay, तो सबसे पहले आता है प्लानिंग। तो प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हेड, कि हम ऑलरेडी प्लान कर लेना जो काम हमने फ्यूचर के अंदर करना है, कि व्हाट शुड बी डन, हाउ इट शुड बी डन, हु शुड डू इट, इट इज़ इफ़ बिफोर द इट इज़ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ जॉब, कि पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लेना कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा। वो यहाँ पे इस स्टेज पे डिटरमाइन होता है कि हमने जो काम है वो किस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए करना है। सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं वो हमारी प्लानिंग स्टेज के ऊपर ही डिटरमाइन हो जाते हैं। प्लानिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, देखिए, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। उसके बाद सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सब प्लानिंग प्रोसेस के अंदर टोटल 7 पॉइंट्स आते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट। सबसे पहले होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, कि क्या हमारा टारगेट होएगा। फिर हमने देखना कि उस टारगेट को अचीव हम किस वे में कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, उन तरीके में से एक बेस्ट तरीका सिलेक्ट करना। ओके सारे के सारे तरीकों को पहले हम एनालाइज करेंगे, उसमें से फिर एक बेस्ट तरीका डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, परमिसेस डेवलप करना कि कैसे काम होएगा, क्या क्या काम होएगा। उसके बाद देखना कि काम कैसे कर सकते हैं, फिर इवेल्युएट करना और बेस्ट अल्टरनेटिव को डिसाइड करना, उन सारे अल्टरनेटिव्स को देख के फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करना और आगे का काम करना। ओके, ये जो हमारे 5 फंक्शंस हैं ये आगे हम बहुत अच्छे से डिटेल में, आगे यूनिट्स ही हैं इनके ऊपर पूरे के पूरे बने हुए। तो यहाँ पे हम इनका जल्दी जल्दी ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई। हमने आगे कोऑर्डिनेशन, आई थिंक कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है वो भी करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग होती है कि जो जो चीज़ों की हमें नीड है उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, कि हमें क्या क्या चीज़ों की नीड होएगी, उन सब चीज़ों को हमने तैयार करना, कि हमने आइडेंटिफाई करना, डिवीज़न ऑफ वर्क करना, कि हमें कितनी लोगों की ज़रूरत है, किस किस काम को करना है, उन्हें डिवाइड करना। फिर डिपार्टमेंट्स बनाना, कि हमें सेल्स डिपार्टमेंट की नीड है, परचेज डिपार्टमेंट की नीड है। उसके बाद ड्यूटीज़ असाइन करना, कि सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स से रिलेटेड काम करेगी, परचेज डिपार्टमेंट परचेज से रिलेटेड काम करेगी। फिर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना, कि कौन सा पर्सन किसे रिपोर्ट करेगा, कि जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर के जो लोग होंगे वो सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना। उसके बाद आता है थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है कि अब एक बात बताइए, प्लानिंग में हमने सारा डिसाइड कर लिया कि क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजिंग में हमने सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, बट वो जो काम है वो तो एट लास्ट ह्यूमन बींग्स ही करेंगे ना। तो ऑर्गेनाइज स्टाफिंग के अंदर आता है कि हम जो हमारे लोग हैं उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे, एम्प्लॉयज़ की। फिलिंग, इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट्स ऑफ द पीपल विद पीपल्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आता है एस्टिमेट करना कि हमें कितने लोगों की नीड है। फिर हमने रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स
कि हम कहाँ कहाँ से एम्प्लॉयज़ को इनवाइट कर सकते हैं। जैसे हमने मैगजीन्स के थ्रू इनवाइट कर लिया या फिर हमने टेलीविज़न्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर दी। ये वेज होते हैं कि कहाँ कहाँ से एम्प्लॉयज़ हमारे पास आएंगे। सिलेक्शन करना कि रिक्रूटमेंट में अंदर अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ आए हैं और हमें 10 एम्प्लॉयज़ की नीड है तो 100 में से 10 एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन करना। उसके बाद उनकी प्लेसमेंट करना, उनको बताना कि येस यू आर फाइनलाइज, कि आपकी जॉब लग गई है। ओरिएंटेशन करना, उनको उनके सुपीरियर सबऑर्डिनेट से मिलवाना। उसके बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना जिससे कि उनकी डेवलपमेंट हो सके। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि वेदर वो काम अपना अच्छे से कर भी रहे हैं, कि उन्हें अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे कि एक पर्सन है, उसने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं 1 वीक के अंदर, क्या वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर भी रहा है। हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, कि अगर उसने अच्छे से काम कर रहा है वो, तो उसको प्रमोशन प्रोवाइड करना, उसको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देना। एंड कंपनसेशन इज़ द थिंग कि उसको सैलरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना। इंसेंटिव्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स और दूसरे होते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। मॉनेटरी जो कि मनी की फॉर्म में होते हैं, नॉन मॉनेटरी जो कि मनी की फॉर्म में ही नहीं होते। आगे आता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, उनसे कम्युनिकेट करना कि ये काम कैसे करना है। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आते हैं। सुपरविज़न, कि सुपरवाइज करना, लीडरशिप, की उनको एक लीडर उनके ऊपर उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना कि ऐसे काम करो ऐसे काम करो। एक लीडरशिप की डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आता है, इसके अंदर फ्रीलैंड लीडरशिप स्टाइल आते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, कि फैक्ट्स एंड आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करना वन पर्सन टू अनदर। सुपरविज़न होता है मॉनिटर करना कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। लीडरशिप रेफर्स टू अदर्स, की लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि वो काम अच्छे से कर सके। मोटिवेशन होता है लोगों को एक्साइट करना कि वो अच्छे से अपना काम करें, उनके अंदर इंटरनली उन्हें मोटिवेट रखना कि वो अच्छे से सारा काम कर सकें। उसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट, कि जो हमने सारा कुछ डिसाइड करा था, हमने प्लानिंग के टाइम पे जो हमने सब कुछ डिसाइड करा था, वेदर वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारा जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है उसके अंदर क्या आता है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि हमने जो परफॉर्मेंस अगर हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, हमने वो स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, तो हमने चेक करेंगे कि जो काम है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से हुई है या नहीं हुई। कि हमने तो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने थे, कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं या नहीं हुए। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करा कि 1000 यूनिट्स, फिर हमने देखा कि एक्चुअली हमने फॉर एग्जांपल 900 यूनिट्स बनाए हैं। तो हम अब कंपेयर करेंगे थर्ड स्टेप पे 1000 एंड 100 की हमने जो है 100 यूनिट्स कम बनाए हैं। फिर एनालाइज करेंगे कि क्यों हमारे जो हमने 1000 बनाने थे हमारे 900 ही क्यों बने। तो हम इसकी प्रॉब्लम को इधर हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि हमारा जो वो 100 यूनिट्स हैं वो क्यों नहीं बने, उनकी प्रोडक्शन को अच्छे से करने के लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट के अंदर टोटल 5 होते हैं, जो होते हैं हमारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले आता है प्लानिंग, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है हमारा स्टाफिंग, फिर आता है हमारा डायरेक्टिंग और लास्ट इज कंट्रोलिंग। ये इसी सीक्वेंस में ही होते हैं। ओके, तो आपको ये सीक्वेंस इसकी याद रखनी होगी। आगे हम डिटेल में इनको करेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द लास्ट टॉपिक इन दिस यूनिट इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टेब्लिश, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो काम है वो प्यार से अच्छे से हो। इस इज ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि सिंक एस्टेब्लिश करना, कि 2 से 3 काम अच्छे से एक साथ हो सके। तो हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस through which harmony is established among the different activities in organization so that organization objectives can be achieved successfully। तो आगे हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड द एक्म्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, कि जो इंडिविजुअल है वो अपने काम को कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छे से करे कि जो उनका ग्रुप गोल है वो अचीव हो सके। कि जो
इंडिविजुअल गोल्स हैं उनको ग्रुप गोल्स को अचीव करने के रूप में ट्रांसफ़र करना। आगे हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ग्रुप एफर्ट्स को इनिशिएट करता है, इंटीग्रेट करता है। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज फेल्ट व्हेन द ग्रुप एफर्ट्स इज नीडेड टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हम क्यों कैसे कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन से काम करो, कि अगर दो लोग काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर काम करें कि 2+2 को 5 बनाए, वो जो उनका काम करने का तरीका है अच्छे से काम करें जिससे कि ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे से अचीव हो सके। तो कोऑर्डिनेशन के फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है, इससे ग्रुप एफर्ट्स इंटीग्रेट करता है, इससे यूनिटी ऑफ एक्शन होती है कि जब सारे लोग मिलके काम करेंगे तो अच्छे से काम होगा। फॉर एग्जांपल परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट अगर कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो अच्छे से सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और उसके साथ परचेज ऑर्डर्स भी आएंगे। ठीक है, आगे कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन हमें हमेशा ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो चलो काम हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट अ जॉब विच इज़ परफॉर्म्ड वंस फॉर ऑल बट इट इज़ नीडेड टू बी फेल्ट एट एवरी स्टेप। मैनी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द बिजनेस। बहुत सारे काम होते हैं बिजनेस में, एंड समटाइम्स और द अदर इफ वन ऑफ द एक्टिविटीज फ्लक्चुएटिंग आइदर बाय either for more or less than the requirement, the whole organization balance is disturbed। कि अगर कोई भी एक भी काम अच्छे से नहीं होएगा तो कोई भी काम अच्छे से नहीं होएगा। फॉर एग्जांपल 5 प्रोसेस होते हैं मैनेजमेंट के, वो 5 फंक्शंस होते हैं। अगर हम प्लानिंग ही अच्छे से नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, और अगर हम स्टाफिंग ही अच्छे से नहीं करेंगे तो हम डायरेक्टिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ भी हमें कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, हमें हर जगह कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। कोऑर्डिनेशन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, हर लेवल मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन हमें हर जगह इसकी नीड होती है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस एक्सक्यूज मी, ये बहुत ही ज़्यादा डेलिब्रेट प्रोसेस होता है, ये इनकी हर जगह ही नीड होती है। डेलिब्रेटली हमें हर एक लेवल पे इसकी नीड होती है, हर एक चीज़ जगह पे इसकी नीड होती है। एग्जाम्पल, एक टीचर इंस्पायर्स टू टीच इफेक्टिवली बट द टाइम टेबल इज़ नॉट प्रिपेयर्ड इन द स्कूल इन द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो उससे क्या होगा कि क्लासेस अच्छे से नहीं हो पाएंगी। टीचर इज़ मीनिंगलेस इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हमें कोऑर्डिनेशन का फंक्शन बहुत अच्छे से करना होगा बिना किसी चीज़ की रुकावट के। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि एसेंस क्या है इसकी कोऑर्डिनेशन की हमारे मैनेजमेंट के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन ऑन प्लानिंग, प्लानिंग करते हुए भी हमें कोऑर्डिनेशन की नीड होएगी। क्यों नीड होएगी? वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्लानिंग कोऑर्डिनेशन फॉर्म्स द सेंटर ऑफ फोकस बाय थिंकिंग कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलकर काम करें। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि वो अच्छे से काम करें। एट द टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी हमें कोऑर्डिनेशन की नीड क्यों होएगी? वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन और ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजर has to take the efforts to establish coordination among the different departments as well as the people working in the same department। कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हारमोनी के साथ काम करें, प्यार से काम करें। अगर एक पर्सन जिद पे अड़ जाएगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो उससे क्या होगा, दूसरा पर्सन भी उसको देख के वैसे ही करेगा। तो इससे बेटर है कि सारे पर्सन्स एक साथ अच्छे से काम करें। अब आगे आता है कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग द मैनेजर इज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट कोऑर्डिनेशन बिकॉज इट इज हिज एफर्ट्स ऑफ कैपेबल एक्सपीरियंस पर्सन को वो बिजनेस के लिए विदाउट हिंड्रेंस अच्छे से काम करें। स्टाफिंग के टाइम पे क्यों जरूरत होएगी कि जब हम किसी न्यू पर्सन की पोस्टिंग करेंगे कि उसको अच्छे से वो काम कर सके, इसलिए उसको कोऑर्डिनेशन की नीड होएगी कि उसको अच्छे से समझाना। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल के अंदर एक न्यू टीचर को हमने रख लिया जॉब पर, बट उसका काम जब तक अच्छे से नहीं हो पाएगा जब तक हम उसे अच्छे से टाइम टेबल प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अगर उसको अच्छे से टाइम टेबल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो दैट्स द सेम थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, हमें डायरेक्टिंग फंक्शन के लिए भी कोऑर्डिनेशन की नीड होती है कि जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से इंस्ट्रक्ट करें, प्यार से उनके माइंडसेट के साथ अच्छे से करें। वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग अ मैनेजर गिव ड्यू प्रायोरिटी टू कोऑर्डिनेशन वाइल इशूइंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट्स। उसको अपने दिमाग में रखना पड़ता है कि वो अच्छे से अवॉइड
डिज़ायर कि कोई बुरा इफ़ेक्ट ना पड़े लोगों के माइंड पे, कि वो प्यार से बात करे, कि जो वो कहना चाहता है वो अच्छे से उसके लोगों को समझ आए। आगे है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करते हुए भी हमें कोऑर्डिनेशन की नीड होगी। क्यों होगी? कि वेदर जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो आराम से अचीव हुए हैं या नहीं हुए, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। तो कोऑर्डिनेशंस एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आगे हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन की हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हमें नीड होगी, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन की नीड होगी, क्योंकि सारों को मिलजुल कर ही काम करना होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कि लोग मिलजुल कर अच्छे से काम करें, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर बंदे को मिलकर ही काम करना होगा। अगर कोई अच्छे से वो नहीं काम करेंगे तो कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आगे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब मैनेजर्स की। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद द सबऑर्डिनेट्स टू एंश्योर द ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यूली कैरी आउट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मिडल लेवल मैनेजमेंट के साथ आराम से कोऑर्डिनेट होकर काम करेगी कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से कन्वे हों। मिडल लेवल मैनेजमेंट जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लाइन उनके साथ वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के साथ, जो कि ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स हैं, उनकी ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है उसके साथ अच्छे से काम करेगी मिलके। क्यों? क्योंकि अगर मिडल लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को उनका काम अच्छे से नहीं समझाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम खराब हो जाएगा। तो दैट्स वाई जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में उसकी नीड होती है। आगे हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस हमें क्यों फील होती है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। सबसे पहला आता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें कोऑर्डिनेशन इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबका अपना अपना अलग माइंडसेट होता है। स्टूडेंट्स सारे के सारे अलग अपने अपने हिसाब से अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उनको अच्छे से काम करवाने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जब भी अचीव होगा कि सारे के सारे लोग मिलकर काम करेंगे, तो उनको अच्छे से मिलकर काम कराने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की नीड होता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, देयर मे बी अ क्लैश इन द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, उन सब के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सेल्स डिपार्टमेंट क्या चाहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करें। परचेज डिपार्टमेंट चाहेगी कि हम रॉ मटेरियल्स को कम रेट पे परचेज करें। उनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहेगी कि हम कम से कम बजट में काम करें। तो उन सब चीज़ों को हमने सेट करने के लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो एक साथ मिलकर काम करें, तभी हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होएगा, कोई भी क्लैशेस ना हो। ठीक है। स्पेशलाइजेशन, किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए कोऑर्डिनेशन की नीड होती ही होती है। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, मैनी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। अगर वो एक्टिविटीज़ अच्छे से होंगी तभी एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें स्पेशलाइजेशन अचीव करेगी। लास्ट आता है इंटरडिपेंडेंस ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस। द नेक्स्ट मेजर पॉइंट विच delineates the importance of coordination is the various units in the organization are interdependent। इंटरडिपेंडेंसी क्यों है? कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट सेल अच्छे से करेगी तभी हमारे को प्रॉफिट मिलेगा। अगर परचेज डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे से परचेज होएगी रॉ मटेरियल की, तभी प्रोडक्शन अच्छे से होएगी, प्रोडक्शन होएगी तभी सेल होएगी। तो कहीं ना कहीं ये इंटरडिपेंडेंट है। तो इंटरडिपेंडेंसी इतनी हाई होती है कि हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिकॉज अगर परचेज डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से नहीं करेगी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, और अगर वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करेगी प्रोडक्ट्स को तो सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे से सेल नहीं कर पाएगी। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट वाई कोऑर्डिनेशन इज एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा जो यूनिट है ये कंप्लीट हो गया, यूनिट 1। तो आई होप कि आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों और आपको अच्छे से समझ आया हो। आगे हम कल सेकंड यूनिट की भी वीडियो पोस्ट कर देंगे और हम सारे के सारे यूनिट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना,
वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ शेयर करना सबके साथ, क्योंकि मैं अपना बेस्ट एफर्ट्स दे रही हूँ कि अच्छे से आपको सारे के सारे टॉपिक्स समझ आ जाएं और आपको जगह जगह जाकर उनको समझने की नीड ना हो। मैं आपको डिटेल में ही करा रही हूँ, और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सुपर रिवीजन वीडियोज़ भी प्रोवाइड करूँगी, जिसमें विद इन 10 मिनट्स मैं आपको सारा का सारा यूनिट अच्छे से समझा दूँगी और आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के भी किसी यूनिट पे वीडियो चाहिए या किसी टॉपिक को समझना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में प्लीज़ बताएं कि आपको कैसी लगी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारा यूनिट 1 आज कवर हो गया है। टेक केयर एवरीवन।